हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फैशडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज इस क्लास में 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक अवश्य देखें। और जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं, सबसे पहले आप सभी क्लास को एक बार शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर आप सभी बताएंगे पासवर्ड और ओटीपी दूसरों को शेयर करना प्राइवेसी को मजबूत करना है। ये प्रश्न ट्रू फॉल्स में है। इसमें आपको बताना है ट्रू होगा या फॉल्स होगा। पासवर्ड और ओटीपी को दूसरों को शेयर करना प्राइवेसी को मजबूत करना है। क्या होगा इसका जवाब, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। भाई, पासवर्ड और ओटीपी अगर आप दूसरों को शेयर करते हैं, इससे आपकी प्राइवेसी मजबूत नहीं होती है। ऑप्शन हमारा बी यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आप लोग बताएंगे स्विफ्ट की फुल फॉर्म क्या होती है। स्विफ्ट की फुल फॉर्म यानी कि आपने देखा होगा एक स्विफ्ट कोड होता है। जब हम अगर किसी भी कंट्री में पैसा भेजना चाहते हैं, मीन्स अगर हम इंटरनेशनल पैसा भेजते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो स्विफ्ट कोड की आवश्यकता होती है। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे, इसका पूरा नाम क्या होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ऑप्शन पहला हो जाएगा, ये स्विफ्ट कोड का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है स्विफ्ट कोड कितने डिजिट का होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। स्विफ्ट कोड कितने डिजिट का होता है, कितने अंकों का होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, सभी को जल्दी से आंसर करना है, जवाब करना है। स्विफ्ट कोड कितने डिजिट का होता है। तो ये 8 से 11 अंकों का हो सकता है एक स्विफ्ट कोड। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण नहीं है। कौन सा एक इंस्टेंट मैसेजिंग यानी कि आईएम का एग्जाम्पल नहीं है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, मैसेंजर या लिनक्स, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, इसमें कौन सा ऐसा है जो कि इंस्टेंट मैसेजिंग का एग्जाम्पल नहीं है। मतलब जहां पर आप रियल टाइम में कम्युनिकेट ना कर पाए, तो ऐसा क्या हो सकता है। टेलीग्राम भी है आपका, व्हाट्सएप भी है आपका, मैसेंजर भी है। तो यहाँ लिनक्स हो जाएगा। लिनक्स इंस्टेंट मैसेजिंग के अंतर्गत नहीं आता है। लिनक्स एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका लिनक्स। क्वेश्चन नंबर 5 में बताएंगे लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। क्या ये सही है। लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। यहां पर बताइएगा क्या होगा आपका राइट आंसर। तो ये हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन बी। क्योंकि लिनक्स क्या है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसलिए यहाँ पर ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ओपन सोर्स होता क्या है, तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो फ्रीली आपके लिए अवेलेबल होता है, जो फ्री में आपके लिए उपलब्ध होता है, जिससे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपका ओपन सोर्स होता है। और इस सॉफ्टवेयर को तो आप फ्री में डाउनलोड कर ही सकते हैं, इसके साथ साथ में इसका सोर्स कोड भी आपके लिए अवेलेबल रहता है। आप चाहें तो इसका सोर्स कोड भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सोर्स कोड भी आपको फ्री में अवेलेबल हो जाता है, जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का नाम दिया जाता है, ठीक है। और जिस सॉफ्टवेयर के लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता होती है, जिस सॉफ्टवेयर के लिए आपको पैसे देने की आवश्यकता होती है, उसे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। वो आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होगा। जैसे अगर बात करते हैं एमएस ऑफिस की, तो एमएस ऑफिस कैसा है, एमएस ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो आप बोलोगे सर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। इसके लिए हमें पैसे चुकाने होते हैं, पैसे देने होते हैं, लाइसेंस की लेनी होती है, तभी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के अलावा अगर हम बात करते हैं लिब्रो ऑफिस की, तो लिब्रो ऑफिस कैसा है, फ्री है, ओपन सोर्स है, जिसके लिए आपको कोई पैसे देने नहीं होते हैं, और आप लिब्रो ऑफिस को ऑनलाइन डाउनलोड करके ही चला सकते हैं, और आप चाहें तो इसका सोर्स कोड भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ये कैसा होगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स, क्योंकि लिनक्स कैसा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको बताना है पॉकमॉन किस प्रकार का गेम है, वर्चुअल, स्टैंडर्ड, रेसिंग या इसमें से कोई नहीं। तो पॉकमॉन किस प्रकार का गेम है, और ये भी एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अधिकांश एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है एक वर्चुअल गेम है। कैसा है, एक वर्चुअल गेम है पॉकमॉन। ईमेल स्टोरेज को क्या कहा जाता है।
यानी कि वो स्थान जहां पर सारे मेल स्टोर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ईमेल स्टोरेज को हम क्या बोलते हैं, क्या नाम देते हैं? क्या उसे इनबॉक्स बोलते हैं, क्या उसे मेल बॉक्स बोलते हैं, क्या उसे स्टोरेज का नाम देते हैं, या उसे आउटबॉक्स का नाम देते हैं? तो ईमेल स्टोरेज एरिया को क्या बोलते हैं? ऑप्शन बी हो जाएगा, उसे मेल बॉक्स का नाम देते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, मेल बॉक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि एक सेल में A1 से A3 तक क्रमशः 1 2 3 दिया गया हो तो इक्वल काउंट A1 कॉलन A3 का रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा? बताइए। सेल A1 से A3 तक क्रमशः A1 में 1 दिया गया है, A2 में 2 दिया गया है और A3 में 3 दिया गया है, तो काउंट A1 कॉलन A3 का मान कितना होगा? तो यहां पर समझना यह है कि काउंट फंक्शन करता क्या है। काउंट क्या करेगा, जो नंबर्स लिखे गए हैं आपके सेल में उनको काउंट करेगा। तो A1 में 1 लिखा गया है, A2 में 2 लिखा गया है और A3 में 3 लिखा गया है, तो कुल यहाँ पर 3 डिजिट हैं, 3 आपके अंक हैं, यानी कि यहाँ 1 2 3, तो यहाँ पर टोटल जो हमारी वैल्यू होगी वो 3 हो जाएगी। ये काउंट करके बता देगा कि कितने सेल में आपने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। और हमारे चैनल पर लिब्रोऑफिस नाम की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको लिब्रोऑफिस कैल्क के सारे क्लास मिल जाएंगे, जहाँ पर बहुत सारे फार्मूले भी हमने डिस्कस किए हैं, तो वो आराम से आप प्रैक्टिकली समझ सकते हैं, वहाँ पर समझाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 9 में पूछा गया है, वेब पेज में इमेज को कैसे लिखते हैं? किसी वेब पेज में इमेज को कैसे लिखते हैं, बताइए क्या होगा इसमें आपका राइट आंसर? या आपने HTML में कभी प्रोग्राम लिखा हो, है ना? HTML में अगर आपने सीखा है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो आपको पता होगा इमेज को कैसे लिखा जाता है। IMG ऑप्शन पहला हो जाएगा, यहाँ पर IMG करके लिखा जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जॉयस्टिक एक उदाहरण है, किसका एग्जाम्पल है? जॉयस्टिक किसका एग्जाम्पल है? क्या इनपुट डिवाइस होता है, आउटपुट डिवाइस होता है, स्टोरेज डिवाइस होता है, या फिर नन ऑफ दीज? तो जॉयस्टिक कैसा डिवाइस है? जॉयस्टिक एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। कैसा है? इनपुट डिवाइस है आपका जॉयस्टिक। ठीक है, और इसे इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस भी कह सकते हैं। अगर कभी आता है पॉइंटिंग आपको दिख जाता है तो आप इसे भी सही कर सकते हैं, क्योंकि यह एक इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। HTTPS का पोर्ट नंबर कितना होता है? HTTPS का पोर्ट नंबर आपको बताना है। कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा? HTTP का पोर्ट नंबर है, HTTPS का पोर्ट नंबर है यहाँ पर 443, ऑप्शन बी 443 होता है। HTTPS का पोर्ट नंबर 443 होता है, और HTTP का होता है कितना, यहाँ पे 80 हो जाएगा। HTTP का 80 होता है और HTTPS का 443 होता है। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, तो फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, www का पूरा नाम क्या होता है? आंसर करेंगे आप सभी बच्चे, यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा? www का अर्थ बताना है, फुल फॉर्म बतानी है, तो क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म होता है www का पूरा नाम। और एक बार आप सभी बच्चे जो भी क्लास में लाइव हैं, क्लास को एक बार लाइक करिएगा सभी बच्चे, ठीक है, और शेयर कर देना है आप सभी को, ताकि और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। सभी को लाइक करना है और शेयर करना है, और बाकी जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है, ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलते रहे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, QR कोड में कुल कितने कैरेक्टर होते हैं? तो 7089 हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, और QR का फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक रिस्पांस कोड होता है, जिसे डेंसोवेब के द्वारा 1994 में बनाया गया। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। RBI की स्थापना कब हुई? RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, की स्थापना कब हुई आपको ये बताना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1935 में RBI की स्थापना हुई। 1935 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेब का फुल फॉर्म क्या होता है? वेब, WAP का पूरा नाम आप लोग बताएंगे। वेब का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, बताइएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल वेब का फुल फॉर्म हो जाएगा। DRAM एक प्रकार का रेफरेंसिंग मेमोरी होता है। DRAM जैसे डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी का नाम देते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक प्रकार का रेफरेंसिंग मेमोरी होता है। ट्रू फॉल्स में आपको जवाब करना है।
तो डी रैम एक रिफ्रेशिंग मेमोरी है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, रैम की अगर हम बात करते हैं तो रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और अगर आप देखें रैम में दो टाइप होते हैं, एक आपका यस रैम होता है जिसे स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है, और एक आपका डी रैम होता है जिसे डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। तो जो आपका डायनेमिक होता है, जो डी रैम होता है, ये कैसा होता है, ये रिफ्रेशिंग मेमोरी होता है, इस मेमोरी को रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। और जो यस रैम होता है जिसे स्टैटिक रैम बोलते हैं, ये आपका नॉन रिफ्रेशिंग होता है, ये भी ध्यान रख लेना है, ये नॉन रिफ्रेशिंग होता है, इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन पहला हो जाएगा, डी रैम को रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। आगे देखिएगा, पेन ड्राइव में डाटा स्टोर करके रखने की जो लिमिट है वो आपको बतानी है, क्या है, ये कितने दिनों तक आप पेन ड्राइव में डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी एक बार ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया था, इसको भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है क्योंकि ऐसे भी प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। पेन ड्राइव में डेटा स्टोर करके रखने की जो लिमिट है वो आपको बतानी है। तो आंसर होगा यहाँ पर लगभग 10 वर्ष, ऑप्शन सी हो जाएगा, 10 वर्ष। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन देखिएगा, विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की बताइए। विंडो एक्सप्लोरर अगर आपको ओपन करना है तो आप क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल करेंगे, कौन सा होगा यहाँ पे, विंडो की के साथ में आपको ई प्रेस करना होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा विंडो की दबाना है, साथ में आपको ई प्रेस करना है अगर आप विंडो एक्सप्लोरर ओपन करना चाहते हैं तो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक्सेस टाइम है, एक्सेस टाइम क्या है, किसे कहते हैं एक्सेस टाइम, सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम, या सीक टाइम, या सीक टाइम माइनस लेटेंसी टाइम, या इसमें से कोई नहीं। तो एक्सेस टाइम क्या होता है, सभी को ध्यान रखना है। एक्सेस टाइम जो होता है, जहां पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम को मिला करके एक्सेस टाइम बनता है। सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम, ये आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सी मोबाइल भुगतान सेवा से संबंधित है, कौन सा यहाँ पर मोबाइल भुगतान सेवा से संबंधित है, गूगल पे, भीम, यूपीआई या सभी। मोबाइल भुगतान सेवा से संबंधित कौन सा है, तो गूगल पे भी है, भीम एप्लीकेशन भी है, यूपीआई भी है, इसका मतलब डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। यहाँ पर आप लोग बताएंगे एक्सेल में सेल हैश को तब प्रदर्शित करता है जब डैश सेल की चौड़ाई सामग्री के प्रदर्शन में अपर्याप्त है, फार्मूला गलत होता है, डेटा मान्य नहीं होता है, जब 0 से विभाजित होता है। तो आपने देखा होगा सेल के अंदर हैश का एरर आपको देखने को मिलता है कई बार, तो ये कब होता है, यहाँ पर कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा बताइए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला, सेल की चौड़ाई सामग्री के प्रदर्शन में अपर्याप्त होती है। जब सेल की चौड़ाई कम होती है, कंटेंट ज्यादा होता है, तब आपको हैश का एरर देखने को मिलता है। अगर आप सेल की चौड़ाई को बढ़ा देते हैं तो यह समस्या हल हो जाती है। आगे देखो, TIFF का फुल फॉर्म क्या होता है, पूर्ण अर्थ क्या होता है, TIFF का फुल फॉर्म आपको बताना है, इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा बताइएगा। यहां पर क्या होगा आपका राइट आंसर 22 में, तो यहां पर हो जाएगा टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि आप सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो बटन को क्लिक करें। अगर आपने जो भी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है उस सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, उसे मूव करेंगे, कॉपी पे क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे या कट करेंगे। तो हमें कॉपी करना है इसलिए कॉपी पर क्लिक करना पड़ेगा, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी पर क्लिक करेंगे जिससे कि वो टेक्स्ट आपका कॉपी हो जाएगा। किस कमांड का प्रयोग वर्कशीट के अंतिम सेल के सिलेक्शन के लिए किया जाता है, किस कमांड का प्रयोग वर्कशीट के अंतिम सेल के सिलेक्शन के लिए होता है। तो यहां पर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, कंट्रोल के साथ में एंड आपको प्रेस करना होता है, कंट्रोल एंड आपका यहां पे सही जवाब हो जाएगा डी। निम्नलिखित प्रोटोकॉल में से ईमेल सेवाओं के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है, निम्नलिखित प्रोटोकॉल में से ईमेल सेवाओं के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है ईमेल सेवाओं के लिए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, SMTP हो जाएगा, ऑप्शन बी, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। एक नई
खाली प्रेजेंटेशन फाइल क्रिएट करने के लिए आप डैश न्यू बटन पर क्लिक करेंगे, फाइल मेनू में न्यू कमांड पर क्लिक करेंगे, ए एवं बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक नई खाली प्रेजेंटेशन आपको फाइल बनानी है, यानी कि नया प्रेजेंटेशन आपको लेना है, नया प्रेजेंटेशन आप चाहते हैं क्रिएट करें, तो क्या करना पड़ेगा, न्यू बटन पर क्लिक करके भी कर सकते हैं और फाइल मेनू में न्यू कमांड पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा, ए और बी दोनों, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्च और लोड करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्च और लोड करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा? सही जवाब यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला हो जाएगा बूट स्ट्रैप लोडर। बूट स्ट्रैप लोडर। निम्न में से कौन सक्रिय सेल की सामग्री को प्रदर्शित करता है? कौन सक्रिय सेल की सामग्री को प्रदर्शित करता है, डिस्प्ले करता है? बताइए कौन सा इसमें करेक्ट आंसर होगा? तो जिस सेल में कोई सामग्री है, कोई कंटेंट है, उसको कौन डिस्प्ले करेगा? बताओ, नेम बॉक्स करेगा या एक्टिव सेल या मेनू बार या फार्मूला बार? तो सिंपल सी बात है, कंटेंट की बात हो रही है, तो ये होगा डी ऑप्शन, फार्मूला बार पर दिखाई देगा कि उस सेल में क्या लिखा गया है, और उस सेल का एड्रेस कहाँ दिखाई देगा? वो नेम बॉक्स में दिखाई देगा। ठीक है, तो अभी कंटेंट पूछा है, सामग्री पूछी है, जो कि फार्मूला बार पर डिस्प्ले होती है। सॉफ्टवेयर डाटा को डैश में परिवर्तित करता है। जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो डाटा को किस में परिवर्तित करते हैं? बताओ, सॉफ्टवेयर डाटा को किस में परिवर्तित करते हैं? क्या होगा इसमें? ऑप्शन बी, इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करते हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका इंफॉर्मेशन। यहां पर आप लोग बताएंगे कंप्यूटर में डिस्क कहां डाली जाती है? सीपीयू में, मॉडेम में, डिस्क ड्राइव में या नन ऑफ दीज? तो यहां पर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डिस्क ड्राइव में। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, डिस्क ड्राइव में डिस्क डाली जाती है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइटर में रिप्लेस ऑप्शन डैश पर उपलब्ध होता है, यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में रिप्लेस ऑप्शन, रिप्लेस कमांड कहां पर होता है? फाइल मेनू में होता है, व्यू मेनू में होता है, एडिट मेनू में होता है या फॉर्मेट मेनू में होता है? तो राइटर क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, तो इसमें जो आपका रिप्लेस कमांड होता है वो एडिट मेनू में मिलेगा आपको। सी ऑप्शन हो जाएगा, एडिट मेनू के अंदर रिप्लेस की कमांड होती है। और इस प्रश्न में आपको बताना है, देरी से बचने के लिए अगले डेटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस होता है, कैश, रजिस्टर, रैम या सीपीयू? तो यहाँ पर ध्यान रखना है, कैश मेमोरी हो जाएगा। देरी से बचने के लिए, यानी कि देखिए, जब आपका कंप्यूटर प्रोसेस करता है तो जो डाटा होता है वो मान लिया हार्ड डिस्क ड्राइव से निकला, फिर वो जाता है रैम के अंदर, इसके बाद में वो जाता है कैश मेमोरी के अंदर, उसके बाद में फिर जाता है आगे रजिस्टर में, जहां से प्रोसेस होता है आपका डेटा। ठीक है, तो ये जो कैश मेमोरी होता है ये क्या करता है? इस डाटा की एक कॉपी अपने पास होल्ड कर लेता है, ताकि अगली बार जब प्रोसेसर को उस डाटा की आवश्यकता हो तो उसे कैश मेमोरी से ही एक्सेस किया जा सके, उसे आगे ना जाना पड़े, ताकि कैश मेमोरी से क्या होगा, वो डेटा जल्दी एक्सेस कर सकेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपके कंप्यूटर की स्पीड भी बढ़ जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो जो कैश मेमोरी होता है एक स्टोरेज होता है, छोटा सा स्टोरेज होता है जहां पर डेटा हमारा स्टोर कर लेता है। ठीक है, किसके लिए? देरी से बचाने के लिए या कंप्यूटर को तेज कार्य करवाने के लिए, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा पहला आपका ऑप्शन करेक्ट। और कई बार ये भी सवाल होता है कि कंप्यूटर किस मेमोरी को जल्दी से एक्सेस कर लेता है, तो आंसर होता है कैश मेमोरी। ठीक है, तो आज का क्लास बस यहीं तक था। उम्मीद करता हूं आप सभी को क्लास पसंद आया होगा, क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक करना है, शेयर करना है, और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं आप सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है। जिन बच्चों को CCC अप्रैल एग्जाम के लिए एडमिशन लेना है हमारे CCC बाई यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन में, तो आप सभी अभी वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। अगर अभी आप एडमिशन लेते हैं तो वहां पर जो भी आपको डिस्काउंट दिया गया है उसमें 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसके लिए आपको देव 10 डिस्काउंट कोड अप्लाई करना है। जैसे ही आप देव 10 डिस्काउंट कोड अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी ई बुक लेते हैं तो वहाँ पर भी आपको देव 10 डिस्काउंट कोड अप्लाई कर देना है, तो उन सभी ई बुक पर 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आज की क्लास बस यहीं तक, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।